हे गाइस, मैं हूं अविल वर्मा और आज की इस वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं गाइस, कुछ नया करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एस्ट्रो फोटोग्राफी की जर्नी को। आज की इस वीडियो में बहुत सी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपने रास्पबेरी पाई HQ कैमरा की सेटिंग्स के बारे में, क्या क्या सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टेलीस्कोप्स के बारे में, कैसे हम उसको कॉलीमेट और अलाइन करते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में हम देखेंगे बहुत सारी फोटोज को, जिसको हम खींचने वाले हैं अपने HQ कैमरा से। तो गाइस, इस वीडियो में बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें होने वाली हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से एक लाइक छोड़ के जाइए। तो गाइस, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए गाइस, एक काम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर सेटअप देख लेते हैं और क्या क्या सॉफ्टवेयर की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है अपने रास्पबेरी पाई पे इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रास्पबेरी पाई की खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले रास्पबियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको डेस्कटॉप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको लाइट वर्जन नहीं चाहिए, बल्कि आपको एक नॉर्मल रास्पबियन ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। और मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए यहाँ पर एक 32 GB का SD कार्ड। और ये बता दूँ, ये क्लास 10 का SD कार्ड है और 32 GB का SD कार्ड है। और ये दोनों ही सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए। बहुत कम साइज़ का SD कार्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो एक सबसे बड़ा इशू ये आने वाला है कि जब आप बहुत सारी इमेज खींचेंगे उसके बाद आपका जो SD कार्ड है वो फिलअप होने लगेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको एक सफिशिएंट 32 GB एटलीस्ट मिनिमम आपको SD कार्ड चाहिए पड़ेगा। और साथ ही साथ उसकी जो राइट स्पीड होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मेरे केस में 98 शायद Mbps की स्पीड है, जो कि इनफ है। और ये क्लास 10 का SD कार्ड है। तो गाइज, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है अगर आप ये प्रोजेक्ट में कर रहे हैं काम। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अपने PC में अटैच कर लेते हैं। तो गाइज, मैंने यहाँ पे अपने SD कार्ड को PC में अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं एक ब्लैंक डिस्क इमेज बन गई, क्योंकि एकदम फ्रेश न्यू SD कार्ड है। मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अलग से परचेज किया है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस पर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश कर लेते हैं। और रास्पबेरी पाई की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है गाइस कि वो कुछ ना कुछ नया निकालते रहते हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनके वो हमेशा हैप्पी रहें। और इस केस में इन्होंने यही किया है। इन्होंने क्या किया है, रास्पबेरी पाई ने एक रास्पबेरी पाई इमेजर करके एक सॉफ्टवेयर रिलीज किया है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे इस वक्त। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना ही कोई ISO इंस्टॉल करनी है, ना ही कोई ISO डाउनलोड करनी है, ना ही SD कार्ड को फॉर्मेट करना है। आपको बस खाली वो पर्टिकुलर ISO सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि इनके साथ यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाती है कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है रास्पबेरी पाई। और उनमें से आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके आप फ्लैश करने का ऑप्शन इनिशिएट कर दीजिए। आपके लिए सब कुछ आप ये पूरा प्रोग्राम कर देता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करना है रास्पबेरी पाई OS 32 बिट का। उसके बाद हम कर देंगे इसको चूज़ SD कार्ड में जाएंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 64 बिट अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि अगर 64 बिट अवेलेबल है तो बेस्ट ही है कि मैं 64 बिट पे जाऊँ। बट यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है 64 बिट अवेलेबल है, तो मैं काम करता हूँ 32 बिट ही यूज़ करता हूँ। बाय द वे मैं बता दूँ, रास्पबेरी पाई 4 जो है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी सपोर्ट करता है, बट अभी भी वो बीटा फेज़ में है, उसको वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे SD कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 32 GB का SD कार्ड सेलेक्ट कर लिया है और बस आपको राइट पे क्लिक करना है। एक बार राइट पे क्लिक करेंगे तो OS आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा और उसके बाद आपका SD कार्ड पूरी तरह रेडी होगा अपने रास्पबेरी पाई में इंसर्ट करने के लिए। तो गाइस, चलिए हमारा जो SD कार्ड है वो फ्लैश हो चुका है और अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और इसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली जब मैं इसको दोबारा से रिमूव करके दोबारा से इंसर्ट करूँगा तो हमको जो बूट फोल्डर है वो यहाँ पर दिख जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोबारा से इंसर्ट किया है अपने SD कार्ड को और यहाँ पर एक G ड्राइव बन के आ गई है। ये वो बूट फोल्डर है जो कि आपको रास्पबेरी पाई में जब आप इस SD कार्ड को इंसर्ट करेंगे तो जो बूट डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स होती हैं वो आपको दिख सकती हैं। और यहाँ पर हमको अब कुछ ऑप्शंस करने हैं। ये सब एक बेसिक सेटअप है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक SSH फाइल बना देता हूँ, जिससे मैं जैसे ही अपने रास्पबेरी पाई में SD कार्ड को इंसर्ट करूँगा तो SSH जो है वो ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा, ताकि हम इसको पट्टी से कंट्रोल कर पाएँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बाय द वे, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अगर आप पट्टी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप फोटो भी नहीं खींच सकते हैं। तो SSH फाइल बनानी है आपको यहाँ पर, जो इसमें कुछ भी राइट नहीं करना है, बस एक नया टेक्स्ट फाइल बनाइए, उसको रीनेम करके SSH में कन्वर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपने वाईफाई सेटअप करना है। तो मैं आपको एक पेज दिखा देता हूँ, मैं इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइज, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है सेटअप रास्पबेरी पाई हेडलेस। उसके बाद आपको थर्ड लिंक मिल जाएगा जिस पे आपको क्लिक करना है और इस लिंक में पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कैसे आपको रास्पबेरी पाई का जो वाईफाई है उसको अपने कंप्यूटर से सेटअप करना है।
उसके बाद आपको बेसिकली जाना है हेडलेस वाईफाई / ईथरनेट पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे देख सकते हैं ये हमको कह रहा है हमको एक फाइल बनानी है जिसका नाम रखना है wpa-supplicant.conf। तो मैं इसका नाम जो है इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद हमको अपनी बूट डायरेक्टरी में जाना है जिसको मैंने आपको ओपन करके दिखाया था। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है। यहाँ पे बेसिकली इसका नाम मैं रख दूंगा wpa-supplicant.conf, और उसके बाद यस इसका मैं जो एक्सटेंशन है उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो इसका मैं एडिट विद नोटपैड ++ पे जाऊँगा, और उसके बाद मैं वापस जाऊँगा अपने इस पेज पे, और ये जो आपको पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसे कॉपी कर लेना है आपको। अब इस टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर सबसे पहले कंट्री में आपको इंडिया डाल देना है, तो IN हो जाएगा। उसके बाद नेटवर्क्स में जाना है आपको, बेसिकली क्या करना है यहाँ पर अपना SSID और पासवर्ड जो है उसको यहाँ पे एंटर करना है। ये चीज़ मैं आपको नहीं दिखाऊंगा करके गाइस, तो मैं अपना SSID और पासवर्ड डाल के इसको सेव कर दूंगा और नोटपैड को क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस मैंने अपना जो यूज़र नेम पासवर्ड है जो वाईफाई का उसको यहाँ पे एंटर करके मैंने WPA-supplicant फाइल में सेव कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें को इसको इजेक्ट करना है और अपने रास्पबेरी पाई में उसको इंसर्ट करना है गाइस। तो चलिए गाइस अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अपना जो कैमरा सेटअप जो है हमारा रास्पबेरी पाई का उसमें हम अपना SD कार्ड इंसर्ट कर लेते हैं। और आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस वक्त मेरे सामने वही कैमरा सेटअप जो मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था। और अगर आपने पार्ट 1 चेक नहीं किया तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, मैं आपके लिए यहाँ पे कार्ड मेंशन कर दूंगा, आप उससे ज़रूर जा सकते हैं और एक बार ज़रूर से उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा उसके बगैर कि इस वीडियो में क्या चल रहा है। तो गाइस चलिए हम इस SD कार्ड को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस मैंने अपना SD कार्ड इंसर्ट कर दिया है अपने रास्पबेरी पाई 4 में, और अब हम इसको पावर देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रास्पबेरी पाई 4 पावर हो चुका है। इस वक्त जो LCD है उससे पूरी तरह से वाइट रहेगी, वो उस पर अभी कोई डिस्प्ले नहीं आएगा क्योंकि उसका ड्राइवर जो होता है वो हमको इंस्टॉल करना होता है गाइज। चलिए सबसे पहले हम उसके ड्राइवर इंस्टॉलेशन पे बात कर लेते हैं। आप जब भी पहली बार कभी भी इमेज फ्लैश करते हैं रास्पबेरी की और उसको इंसर्ट करते हैं रास्पबेरी पाई में, तो 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है रास्पबेरी पाई ताकि सारे कॉन्फ़िगरेशन वो कर सके, उसके बाद वो बूट करता है। तो यहाँ 1 से 2 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पट्टी में। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पट्टी ओपन कर लिया। बाय द वे मुझे पता है मेरे रास्पबेरी पाई का IP एड्रेस क्या है। अगर आपको नहीं पता है कि रास्पबेरी पाई का IP एड्रेस क्या है तो आप अपने राउटर की सेटिंग्स में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे एक नई डिवाइस ऐड हो गई होगी रास्पबेरी पाई के नाम से, और वहाँ से आप उसका IP एड्रेस जो है उसको फेच कर सकते हैं गाइज। तो चलिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं अपना IP एड्रेस डाल लेता हूँ रास्पबेरी पाई का, और एक बार ओपन करने की कोशिश करता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रास्पबेरी पाई ने अपने आप ही वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि हमने उसको WPA-supplicant में प्रोवाइड कर दिया था SSID और पासवर्ड। और अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड होता है रास्पबेरी पाई का पाई, और पासवर्ड रहता है रास्पियन। और इसके बाद आप ऑटोमेटिकली लॉगिन कर लेंगे। मेरे केस में पासवर्ड गलत हो गया तो मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। मैंने गलत बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था रास्पबेरी ना कि रास्पियन, रास्पबेरी रहता है। और अच्छी बात है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही इसको चेंज कर ले, क्योंकि सेफ नहीं है अगर आप रास्पबेरी पाई को उसके डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड से यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। उसके लिए आपको कमांड टाइप करना है P8SSWD, और उसके बाद जो करंट पासवर्ड है यानी कि रास्पबेरी उसको आपको एंटर करना है, और उसके बाद जो आपको नया पासवर्ड एंटर करना है वो आप एंटर कर सकते हैं। तो गाइज मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर लिया है अपने रास्पबेरी पाई के केस में। अब चलिए सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो है इसको अपडेट और अपग्रेड करना। तो चलिए मैं उसको टाइप कर लेता हूँ। चलिए गाइज अब हमारा रास्पबेरी पाई जो है वो अपडेट और अपग्रेड हो गया है। अब जो स्टेप बचा है वो है इस LCD स्क्रीन का जो ड्राइवर है हमें उसे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा गूगल पे और सर्च करूँगा। ये बेसिकली वेव शेयर की 3.5 इंच की LCD है, तो मैं वही सर्च कर लेता हूँ।
तो गाइस आप देख सकते हैं ये बेसिकली 3.5 इंच की एलसीडी है, तो आपको करेक्ट वेब पेज पे जाना है, गलत ड्राइवर मत इंस्टॉल करिएगा। तो गाइस यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इन सारे स्टेप्स को यहाँ पे परफॉर्म कर लेता हूँ और इस वेब पेज का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो गाइस एक बार जब ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारा रास्पबेरी पाई जो रिबूट हो जाएगा और होपफुली हमारी जो एलसीडी होगी उस पर पूरा जो डिस्प्ले वो आने लगेगा गाइस। तो गाइस अब हमारा रास्पबेरी पाई जो है रिबूट हो गया है और आप देख पाएंगे थोड़ी देर में हमारी जो स्क्रीन है उस पर बेसिकली आपको जो डिस्प्ले है वो दिखने लगेगा गाइस। अब गाइस देख सकते हैं हमारी एलसीडी पे जो डिस्प्ले है वो आने लगा है और जो हमारा रास्पबेरी पाई का जो डेस्कटॉप है अब वो बेसिकली 3.5 इंच की एलसीडी पे पूरी तरह डिस्प्ले होगा और यही आपको बेसिकली करना है, आपको इस डेस्कटॉप तक पहुंचना है। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा से रिकनेक्ट करना है, तो मैं रीस्टार्ट सेशन पे क्लिक करूँगा। अब हम लोग रास्पबेरी पाई को बेसिकली हमको क्या करना है, यहाँ पर एक FTP सर्वर इंस्टॉल करना है और मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ प्योर FTP को, तो यहाँ पे मैं जल्दी से उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं सारे स्टेप्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा आप लोगों के लिए गाइस। तो गाइज अब हमने अपना FTP सर्वर भी इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ तक अगर आपने सब कुछ परफेक्टली कर लिया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 3 स्क्रिप्ट हैं जो मैंने खुद बनाई हैं अपने इस रास्पबेरी पाई कैमरा के लिए, उन्हें अपने रास्पबेरी पाई पे कॉपी करना पड़ेगा और उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिए उसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं FTP सर्वर पे लॉगिन करता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा WinHCP। तो यहाँ पे मेरे पास WinHCP इंस्टॉल्ड है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जा करके। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए WinHCP के बारे में और उसको इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। अब मैं अपने IP एड्रेस डालूंगा जो भी रास्पबेरी पाई का है। यूज़र नेम आपका वही होने वाला है जो रास्पबेरी पाई में आपने यूज़ किया था पाई, और जो आपने पासवर्ड चेंज कर दिया उसको यहाँ पे यूज़ करना है। मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने लॉगिन कर लिया है और सारा जो सर्वर है, जो एड्रेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, मैं अपने उस एड्रेस को यहाँ पे एंटर करता हूँ जहाँ पर मेरा ये पूरा सेटअप है। तो आप देख सकते हैं पाई कैमरा करके मेरा सेटअप है। बेसिकली आपको ये जो फोल्डर है ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, गिटहब पर अपलोड कर दूंगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो गाइज अब मैं जाऊंगा अपने पट्टी में वापस और अगर मैं यहाँ पे LS लिखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को पाई कैमरा करके एक फोल्डर दिखने लगा है। मैं इस फोल्डर में एंटर करूंगा। अब इसमें जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको रन करने से पहले आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, वो है अपने कैमरा को एनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना है raspi config। तो मैं यहाँ लिखता हूँ sudo raspi config और इसके बाद आपको जाना है इंटरफेस ऑप्शन में और उसमें जाना है कैमरा में और कैमरा को कर देना है एनेबल। एक बार आप जैसे ही कैमरा एनेबल करके फिनिश करेंगे आपका रास्पबेरी पाई फिर से रिबूट हो जाएगा और कैमरा से रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएंगी आपके रास्पबेरी पाई पे। सो गाइज अब हमारा रास्पबेरी पाई जो है दोबारा से रिबूट कर गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमको चाहिए सबसे पहले PIP3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको दोबारा से रीस्टार्ट सेशन कर लेता हूँ। अगर आपने रास्पबेरी पाई का फ्रेश इंस्टॉलेशन किया है तो हो सकता है PIP3 जो है वो आपके लिए पहले से बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल ना हो। तो मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ। तो आपको बेसिकली टाइप करना है sudo PIP3। आप देख सकते हैं मेरे केस में PIP3 इंस्टॉल्ड है। अगर आपने फ्रेश इमेज डाउनलोड की है तो PIP3 शायद आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल मिले। तो अब मैं काम करूंगा, यहाँ पे PIP3 की हेल्प से एक पाइथन का मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, वो है पाई कैमरा। तो sudo PIP3 इंस्टॉल पाई कैमरा, ये मॉड्यूल आपको इंस्टॉल होना चाहिए। कई बार डिफ़ॉल्ट भी आपको मिल जाता है रास्पबेरी पाई में। और आप देख सकते हैं अगर आपने फ्रेश नया डाउनलोड किया है तो मेरे केस में से पहले से रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है पाई कैमरा की। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट जंप करेंगे अपनी उन 3 स्क्रिप्ट्स पे जिनको मैंने बनाया है और मैं आपको एक एक करके हर एक स्क्रिप्ट के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाइज। तो चलिए गाइज अब अपनी स्क्रिप्ट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पाई कैमरा जो डायरेक्टरी है उसके अंदर आपको 3 स्क्रिप्ट्स मिलेंगी।
तो इस वक्त मैं स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर पाई कैमरा डायरेक्टरी के अंदर हूँ। मैं काम करता हूँ, चलिए आपके लिए जो इसका फॉन्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। चलिए गाइज, आपको इस पाई कैमरा फोल्डर में आ जाना है। उसके बाद आपको 3 स्क्रिप्ट यहाँ मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्क्रिप्ट हैं वो है आपको moonimage.py और दूसरी स्क्रिप्ट जो है वो है preview.py। main.py जो स्क्रिप्ट है बेसिकली उसको अभी हम इस वीडियो में यूज़ नहीं करने वाले हैं। उसके लिए वो बेसिकली डीप स्काई इमेजिंग के लिए है और मैं फ्यूचर में आप लोग के लिए डीप स्काई इमेजिंग के लिए भी फोटोज़ के लिए जो वीडियोज़ है वो लेके आऊँगा आपके लिए। और बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं एस्ट्रोफोटोग्राफी के इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मून से। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ preview.py क्या है, इससे पहले मैं mooimage.py के ऊपर जाऊँ। तो preview.py आपको क्या करेगी गाइस, जैसे ही आप preview.py को रन करेंगे उसके बाद आपको कुछ मिनट्स में टाइम देना है, 1 मिनट, 2 मिनट या 10 मिनट। और उसके बाद क्या होगा कि उतने देर के लिए आपको बेसिकली कैमरा में जो भी कैप्चर हो रहा होगा उसका आपको प्रीव्यू वो आपको इस LCD स्क्रीन पे दिखाने लगेगा। तो चलिए मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे sudo python3 preview.py उसका 10 लिखा है। 10 मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको 10 मिनट तक ये स्क्रिप्ट रन होने वाली है तब तक आपको ये टर्मिनल जो है क्लोज नहीं करना है। और उस 10 मिनट तक जो भी इस कैमरा में लाइट पड़ रही होगी वो सारी की सारी आपको इस स्क्रीन पे दिखाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें आपको एक इमेज दिखने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसका रीज़न ये है गाइस, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि Raspberry Pi HQ कैमरा के केस में आपको लेंसेज जो हैं वो अलग से परचेज करने होते हैं, बट हमारे इस यूज़ केस में लेंसेज की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि लेंसेज की जगह हम टेलीस्कोप का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे में 10 मिनट तक जो मैं ये वीडियो चलाऊंगा वैसे आपको 10 मिनट नहीं दिखाने वाला, आपको बस एक सीन दिखाऊंगा। आप उसमें देखेंगे कि आपको पूरी ब्लर्ड इमेज दिखने वाली है, जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। चलिए गाइस, हम इसको रन करते हैं। इसको रन करते ही आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको एक ब्लर्ड इमेज दिख रही है और जितना मैं इसको लाइट की तरफ टिल्ट करूँगा इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस उतनी बढ़ती जाएगी। तो आपको ये इमेज बेसिकली जब आप इसको टेलीस्कोप पे माउंट करेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर इमेज दिखेगी जब भी हम इसको मून की तरफ पॉइंट करेंगे। तो preview.py का हम यही यूज़ करेंगे क्योंकि अब एक बार आप जब इसको टेलीस्कोप में माउंट कर लेंगे तो आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे होंगे टेलीस्कोप में हमें क्या दिख रहा है। तो ऐसे में आप preview.py की हेल्प से आप इस स्क्रीन पे देख पाएंगे कि आपको बेसिकली किस ऑब्जेक्ट को देखना है और वो फोकस आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो फ्रेम में है कि नहीं है। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन इस पर्टिकुलर यूज़ केस में हमको इस तरह से यूज़ करना है preview.py को। चलिए हम आते हैं mooimage.py। तो यहाँ पर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करते ही आप देख सकते हैं प्रीव्यू जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम आते हैं mooimage.py। तो उसमें हमें क्या करना है, आपको बेसिकली mooimage.py क्या है, बेसिकली मैंने इस कैमरा में कुछ सेटिंग्स ऐसे रखी हैं कि जो जब आप इसको मून की तरफ फोकस करेंगे तो बहुत हाई एक्सपोजर ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स रहें। इसके हिसाब से कैमरा की क्या सेटिंग्स रखनी है उन सबको ध्यान रख के मैंने इस इमेज को बनाया है, सॉरी इस PY फाइल को बनाया है। और जब भी आप इसको रन करेंगे तो ये मून की सबसे हाई डिफिनीशन इमेज लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाई डिफिनीशन मतलब ये नहीं हो गया कि उसमें बहुत हाई क्वालिटी इमेज होने वाली है, बल्कि उसमें जो डिटेल्स होंगी वो सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपोजर आपको थोड़ा सा कम लगेगा। उसके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोजर कम रीज़न इसलिए रखा है इसमें क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करनी है और एक बार जब सारी इमेजेस को हम स्टैक करके एक फाइनल इमेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम एक्सपोजर उसको हम मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी बढ़ा सकते हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड कैप्चर करनी होती है, इसलिए मैंने स्पेशली इस mooimage.py फाइल को बनाया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर पाएँ। मैं इसके आगे भी आपको एक आर्ग्यूमेंट देना होता है। आपको बेसिकली टाइप करना है sudo python3 mooimage.py, उसके बाद कितनी फ़ोटोज़ आपको खींचनी है। अगर मैं यहाँ पे 100 मेंशन करूँगा तो ये हर हाफ मिनट पे, मैं आपको फिर से बता दूँ, mooimage.py में हाफ मिनट नहीं होगा, mooimage.py में कुछ 6 या 10 सेकेंड में ये एक एक इमेज खींचता जाएगा और उसको एक फोल्डर में सेव करता जाएगा। तो चलिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इसको पहले 10 इमेज के साथ रन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये आपको बोला टेकिंग 10 फोटोज कैप्चरिंग इमेज नंबर 1 और ये इस पर्टिकुलर लोकेशन में सेव कर रहा है इसको। तो अगर मैं यहाँ पर अपना FTP सर्वर ओपन करूँगा तो मैं जल्दी से अपने Raspberry Pi में लॉगिन कर लेता हूँ। अब आप अगर पाई कैमरा फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद कैप्चर्स करके एक फोल्डर इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमेजेस हैं हमको यहाँ दिखना शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे ये इमेज को कैप्चर करता जा रहा है आप देखेंगे कि इमेज बढ़ती जा रही है धीमे धीमे करके। कुछ इमेजेस पहले से पड़ी हुई थी उस फोल्डर में। चलिए गाइस, मैंने यहाँ पर अपना FTP सर्वर जो उसको ओपन कर लिया है। अब मुझे पाई कैमरा में जाना है और कैप्चर्स में जाना है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता तो सारी इमेजेस जो हमको यहाँ दिख जाएंगी। चलिए अब हम एक एक इमेज को देखते हैं। वैसे आपको बता दूँ इसमें आपको कुछ खास इमेज नहीं दिखने वाली।
कुछ ऐसी इमेज आपको दिख रही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक्सपोजर को बहुत कम रखा है। मून की केस में एक्सपोजर जो होता है कैमरा का बहुत कम चाहिए होता है, बहुत हाई एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं होती, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम डिटेल्स कैप्चर कर पाएँ। और अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप यहाँ डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, मैंने ये कुछ दिन पहले ही इसको खींचा है। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल कैप्चर करने की कोशिश की है। मून के काफ़ी क्रिएटर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे। तो गाइस अगर आपको ऐसी फ़ोटो खींचनी है तो आपको एक्सपोजर जो है बहुत कम रखना होता है। लेकिन जब आप डीप स्काई इमेजिंग करते हैं, जैसे कि आप नेबुलाज या स्टार्स की फ़ोटो खींचते हैं, उस केस में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रखना होता है, एक्सपोजर टाइम बहुत ज़्यादा रखना होता है और आईएसओ भी बहुत ज़्यादा रखना होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कैमरे की सेटिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अगर आपको कैमरे की सेटिंग्स के ऊपर चाहिए वीडियोज़ तो मैं ज़रूर से आप लोग के लिए एक अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा, जिसमें मैं कैमरों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइज़ आपको इन 2 फाइल्स का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको बताया preview.py का यूज़ करना है आपको उस ऑब्जेक्ट को फ्रेम में लाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट में आपको बेसिकली moonimage.py को रन करना है विद सब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नंबर। ये नंबर कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको अभी अगले सीन में बताऊंगा, जब मैं इसको टेलीस्कोप के ऊपर माउंट करूंगा और फिर आपको इमेज लेते वक्त बताऊंगा कि कैसे आपको ये नंबर सेट करना है। 10 सबसे मुझे लगता है सबसे इजी नंबर है, सबसे अच्छा नंबर है अगर आप 10 इमेजेस का कैप्चर करते हैं, क्योंकि 10 इमेज के बाद आपको टेलीस्कोप को दोबारा से एक तरह से अलाइन करना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट के साथ। तो गाइस चलिए मैं मिलता हूँ आपको अपने टेलीस्कोप के साथ और आपको दिखाता हूँ कैसे इसको बेसिकली कैप्चर करना है गाइस। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं कॉलिमेशन और अलाइनमेंट के बारे में। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जब भी आप टेलीस्कोप को यूज़ करने जाते हैं। कॉलिमेशन का मतलब क्या हो गया गाइज कि आपको बेसिकली जो इसके अंदर के मिरर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ अलाइन करना है। और जब मिरर की बात करूँ तो पीछे साइड में कॉनकेव मिरर मिलता है और आगे साइड में आपको मिलता है एक पेरिस्कोप। ये दोनों मिरर्स को अलाइनमेंट है। इस वीडियो में मैं उस कॉलिमेशन के बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बट मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में ज़रूर बताऊंगा। और अलाइनमेंट जो करते हैं वो मोस्टली हम डे लाइट में करते हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त इवनिंग का टाइम हो रहा है और ये टाइम सबसे परफेक्ट होता है अलाइनमेंट करने के लिए, क्योंकि आपको किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट पे बेसिकली अपने टेलीस्कोप को एक कंसंट्रेट करना है। और आप देख सकते हैं इस वक्त आपको रास्पबेरी पाई पे मेरे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक डिश एंटीना की LNB है और ऐसे ही कोई छोटा ऑब्जेक्ट आपको बेसिकली कंसंट्रेट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने LNB पे फोकस किया हुआ है। अब एक बार आपने अपने टेलीस्कोप को इस LNB पे फोकस कर लिया, इसका मतलब क्या है कि अब आपका जो रेड डॉट है जो कि एक टेलीस्कोप के ऊपर लगा रहता है, इसके अंदर जो पॉइंटर है रेड कलर का, उसको बेसिकली आपको सेम ऑब्जेक्ट पे लेके आना है। इससे क्या होगा कि नाइट टाइम में जब भी आप किसी स्टार पे रेड डॉट को फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके रास्पबेरी पाई के फ्रेम में आ जाएगा। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको करना है और डे टाइम पे ही करना है इसको। अगर आपने स्टेप को स्किप कर दिया तो आप शायद पूरी रात आप उस सब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे, कभी फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा गाइज। तो गाइज मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। रेड डॉट का अलाइनमेंट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको 2 डायलर मिलते हैं, बेसिकली उनको रोटेट करके आप रेड डॉट को XYZ प्लेन में मूव कर सकते हैं। XY प्लेन में Z तो होता नहीं है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपको उसमें दिख रहा होता है सामने, वो आपको बेसिकली रेड डॉट को उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आना होता है। यहाँ पर मैंने अलाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और अब मेरा जो टेलीस्कोप है पूरी तरह रेडी है फोटोग्राफी करने के लिए। सो गाइज अब सब एक बार आपने अलाइनमेंट और कॉलिमेशन पूरा कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ये मोटर ड्राइवर अटैच करना है अपने टेलीस्कोप से। अगर आप यही वाला मॉडल खरीद रहे हैं सेलेस्ट्रॉन का जो कि एस्ट्रोमास्टर 130 है, तो उसके साथ ज़रूरी नहीं है कि आपको ये उसके साथ इंक्लूडेड मिले। बेसिकली हो सकता है आपको उसको अलग से परचेज़ करना पड़े या फिर कुछ सेलर्स इसको उसके साथ भी सेल करते हैं। तो मैंने इसको अलग से परचेज़ किया था, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो भी अलाइनमेंट और कॉलिमेशन आप करें तो यहाँ पर आपको बेसिकली इस टाइप का इस टाइप का एक डिवाइस मिलता है जिसको आपको यहाँ पर अटैच करके उसका अलाइनमेंट और कॉलिमेशन कंप्लीट कर लेना है। एक बार जब अलाइनमेंट और कॉलिमेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ये मोटर ड्राइवर है इसको अटैच कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस पर्टिकुलर मॉडल में जब भी हम अपने मोटर ड्राइवर को अटैच करते हैं तो ये उल्टा होता है। मतलब बेसिकली आपका जो इसका एक्चुअल जो भी प्रिंट यहाँ पे जो भी प्रिंटेड चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे इस वक्त नहीं दिख रही हैं वो बेसिकली अपसाइड डाउन हो गई हैं। इसकी वजह से क्या मैंने नोटिस किया है गाइस, यहाँ पर जो आपको नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर का जो सेटिंग है उसमें आपको सदर्न हेमिस्फीयर में इसको सेट करना पड़ता है, जबकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो गाइस ये आपको चीज़ें सेट करनी है। इसके बाद आप जब भी इसको ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको ऑन कर दिया तो रेड लाइट जलने लगी है यहाँ पर। अब क्या होता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट जिस पर भी आप इस टेलीस्कोप से फोकस कर रहे हैं, टाइम के साथ वो धीमे धीमे वेस्ट डायरेक्शन में सेट होना शुरू होगा। उससे क्या होगा, हमारा जो टेलीस्कोप है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फ्रेम में रखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को एक डायलर दिया हुआ है, अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये इसकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। और मैं बता दूँ मून के केस में जो सेटिंग स्पीड होती है वो बेसिकली ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि मून की खुद की भी अर्थ की तरफ रिवॉल्व करता रहता है, तो उसकी सेट होने की स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा ही होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स हो गए या स्टार्स हो गए।
तो गाइस ये फाइनल लास्ट चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। अब यहाँ से एक बार आपने सब कुछ सेट कर लिया, आपका फाइल रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो आप यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए तैयार है बिल्कुल। तो चलिए हम शुरू करते हैं फोटोग्राफी का सेशन। सो गाइस इस वक्त जो मून है, इस वक्त आप देख सकते हैं आसमान में है, काफ़ी बादल हो रखे हैं, बट बादलों की वजह से उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट आप एक चीज़ देख सकते हैं, बार बार जो मून है उस पर जो बादल आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बहुत सारी इमेजेस खींचेंगे, अगर उनको एक साथ स्टैक करेंगे, तो मून जो होगा उसकी बहुत परफेक्ट इमेज हमको मिलेगी। बादल उसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि हर इमेज में बादल जो होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस वक्त मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे preview.py को रन किया हुआ है। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि आसमान जो है थोड़ा सा खुल जाए, क्योंकि आज बादल जो है बार बार आ रहे हैं और बार बार जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त सब बादल हट चुके हैं और हमको पूरी फुल इमेज मिल रही है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर आपको preview.py को एटलीस्ट 10 मिनट्स रन करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं मैं अपना मोटर ड्राइवर भी ऑन करके रखा हुआ है। और 10 मिनट तक आपको इस पर्टिकुलर पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि मून बहुत ज़्यादा बाहर फ्रेम से ना जा रहा हो बहुत तेज़ी से, और ना ही बहुत तेज़ी से टेलीस्कोप आपका सेट कर रहा हो। अगर टेलीस्कोप बहुत तेज़ी से सेट कर रहा है तो मतलब आपने मोटर ड्राइवर को बहुत ज़्यादा स्पीड से रन कर रखा है। और अगर मून बहुत तेज़ी से सेट कर रहा है, इसका मतलब मोटर ड्राइवर आपका बहुत धीमे धीमे वर्क कर रहा है। तो आपको स्पीड उस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर एक क्रेटर था जो कि अब इस वक्त फ्रेम से बाहर जा चुका है। इसका मतलब अगर मैं अपने टेलीस्कोप को मूव करूं तो मुझे टेलीस्कोप को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि टेलीस्कोप बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड को कम कर दूंगा। और बादल फिर से आ गए। गाइस इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 10 मिनट इसको ऐसे ही ऑब्जर्व करूँगा, और जब जैसे ही आसमान क्लियर हो जाएगा मैं कंप्यूटर पे फोटोग्राफी स्टार्ट कर दूँगा। गाइस 10 मिनट से इस तरह से ऑब्जर्व करना है और स्पीड को एडजस्ट करना है। इसीलिए के लिए मैंने preview.py आपके लिए बनाई थी। चलिए गाइस मैं इसके बाद आपको कंप्यूटर पे चलता हूँ और आपको दिखाऊँ कैसे करनी है फाइनल फोटोग्राफी। तो चलिए गाइस अब अपनी फाइनल जो फोटोग्राफी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको रन करना है moonimage.py। चलिए मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। और मैं टोटल 10 इमेजेस लूंगा, तो यहाँ पे मैंने 10 एज आर्गुमेंट पास कर दिया है। चलिए गाइस हमारी इमेज शुरू हो गई है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ये वाली डायरेक्टरी है, ये मेरे रास्पबेरी पाई के ऊपर होस्टेड है। इसकी जो पुरानी इमेजेस है पहले मैं उनको डिलीट मार देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे इमेज मिलना शुरू हो गई है। अगर कोई भी इमेज 1000 KB के ऊपर है, इसका मतलब हमारे लिए बहुत यूजफुल इमेज है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाया हुआ है, और आप लोगों के लिए एक एक करके ये जो 10 इमेजेस हैं मैं आपको इस फोल्डर में सेव करता जाऊंगा। और देखते हैं कैसी इमेज मिल रही है इस वक्त हमको। तो गाइस यहाँ पर हमारे रास्पबेरी पाई ने टोटल 10 इमेजेस खींच ली है। चलिए हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको इधर मूव कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं हमें बहुत ही सुंदर इमेज मिल रही है इस वक्त मून की। अगर मैं एक इमेज खोल के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमें काफ़ी सुंदर इमेज मिल रही है। और मून जो है हल्का सा हर एक इमेज में मूव करता जा रहा है। और यही मैंने कहा था आपको 10 इमेज लेनी है, जल्दी से हम दोबारा से एक बार रन कर देते हैं। और जब तक ये फ्रेम में है तब तक आप इमेज लेते जाइए, और जैसे ये फ्रेम से बाहर जाएगा आपको preview.py वाली फाइल को रन करना है और दोबारा से मून को फ्रेम में लेके आना है अपने टेलीस्कोप में वापस से देख करके। तो गाइस ये जो प्रोसेस है आपको रिपीट करते रहना है। और जितनी भी इमेजेस 1000 KB के ऊपर हैं, मेरे हिसाब से ये मेरा अंदाजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके केस में हो सकता है सेटिंग्स अलग होंगी तो साइज भी अलग होगा। लेकिन मैंने जैसे नोटिस किया 1000 KB के ऊपर जितनी फाइल्स होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, और उनको जब आप स्टैक करेंगे तो काफ़ी अच्छी इमेज मिलेगी गाइस। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट 100 से 200 इमेजेस आपको कैप्चर करनी है मून की, और उसके बाद हम स्टैकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। स्टैकिंग प्रोसेस मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा गाइस। स्टैकिंग के प्रोसेस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी और अलग सा ही प्रोसेस है जो सब कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है। तो गाइस मैं आपको 100 इमेज लेने के बाद वो सारी इमेजेस दिखाऊंगा यहाँ पे पूरे फोल्डर में। उसके बाद मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। चलिए गाइस मैं आपको एक जल्दी से अपडेट देता हूँ गाइस। आप देख टोटल मैंने 100 इमेजेस का एक साथ सेट खींचा है, और जो इमेजेस हैं वो कितनी शानदार मिल रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट शॉट है, और इसीलिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ। जब मैं इसको स्टैक करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कितनी मस्त इमेज मिलने वाली है हमको यहाँ पे गाइस। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मून के ऊपर काफ़ी गैप था, आप फ्रेम में देख सकते हैं।
लेकिन लास्ट में जो मैं पिक्चर्स खींचा उसमें मून में ऊपर से कटा हुआ है, ताकि हमको पूरा मून जो है उसकी हर एक इमेज मिल जाए, इसलिए मैंने ये चीज़ की है। क्योंकि स्टैक जब हम करेंगे तो पूरा पूरा का पूरा जो मून है वो हमको फुल मून दिखने वाला है गाइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फोटो खींचते हैं तो ट्राई करिए उसके हर एक पोर्शन की इमेज खींचिए, और जब उसको आप स्टैक करेंगे तो फाइनल आपको पूरी एक बड़ी सी इमेज मिलेगी, पूरे ऑब्जेक्ट की एक साथ इमेज मिल जाएगी, और उसका रेजोल्यूशन भी थोड़ा सा हायर साइड में रहेगा गाइस।